Okay, today our topic is nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome, it is the most common disease in the children. It occur in the 2 to 6 years of age. Causes can be primary and secondary. Primary में minimal change disease, it is the most common cause. Focal segmental glomerulosclerosis, mesenteric proliferative हो सकती है. सेकेंडरी में SLE, हेपेटाइटिस, हॉजकिन लिम्फोमा वगैरह हो सकता है. अब पैथोजेनेसिस क्या है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, कि इसमें ग्लोमेरुलर कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है एंड इट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन. क्लिनिकली पेशेंट आपके पास आएगा पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग के साथ, ओलिग्यूरिया. ओलिग्यूरिया क्या होता है कि यूरिन आउटपुट इट इज़ लेस देन 400 मिलीलीटर पर डे. जनरलाइज एडीमा होगा जैसे एसाइटीज, प्लूरल एफ्यूजन, स्क्रोटल स्वेलिंग एंड मेल. डिस्निया, लो ब्लड प्रेशर, एब्डोमिनल पेन, डायरिया ड्यू टू डिक्रीज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है क्योंकि गट वॉल का भी एडीमा हो जाता है. वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया और टेकिकार्डिया वगैरह. तो फिर इन्वेस्टिगेशंस हम क्या कराएंगे अगर पेशेंट आपके पास इन क्लिनिकल फीचर्स के साथ आ रहा है, तो अब हम कौन सी इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे. सबसे पहले आप यूरिन एनालिसिस, सीरम एल्ब्यूमिन, लिपिड प्रोफाइल, कॉम्प्लीमेंट लेवल्स, RFTs एंड रीनल बायोप्सी. रीनल बायोप्सी यूजुअली हम हमेशा नहीं करा रहे होते. रीनल बायोप्सी हम क्यों कराते हैं, ये एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि हम कब कराते हैं रीनल बायोप्सी. यूरिन एनालिसिस में आप डिप्स्टिक प्रोटीन यूरिया टेस्ट कराएंगे. अगर वो 3+ या 4+ आ रहा है तो दैट इज़ डायग्नोस्टिक ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम. इसके अलावा आप 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन करा लेंगे. अगर वो मोर देन 40 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर आवर है तो दैट मीन्स कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, क्योंकि यूजुअली जो प्रोटीन है वो यूरिन में वो लेस देन 4 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर आवर होती है. लेस देन 4 मिलीग्राम होती है और यहाँ पे मोर देन 40 मिलीग्राम पे जा रही है. तो दिस इज़ द डायग्नोस्टिक ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम. सीरम एल्ब्यूमिन कराएंगे तो एल्ब्यूमिन का लेवल जो है लेस देन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर मिलेगा आपको. लिपिड प्रोफाइल में आपको कोलेस्ट्रॉल का लेवल मोर देन 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. और कॉम्प्लीमेंट लेवल्स आपको रिड्यूस्ड मिलते हैं C3 C4, क्योंकि वो भी लॉस हो जाते हैं इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी की वजह से. डीरेंज्ड RFTs मिलेंगे, मतलब ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, क्रेटिनिन, ये सब लेवल्स हाई होते हैं. अब क्राइटेरिया क्या है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम. अगर पेशेंट को जनरलाइज्ड एडीमा है, हेवी प्रोटीन यूरिया है, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ये 4 चीज़ें अगर पेशेंट में हैं तो ये डायग्नोसिस बन जाता है आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम का. नेक्स्ट आपने मैनेजमेंट कैसे करनी है. सबसे पहले तो आप पेरेंट्स को काउंसिल करेंगे, मदर को काउंसिल करेंगे. आप बताएंगे कि जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन क्या होगा, क्योंकि ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलता है. उसके अलावा रिलैप्सेस हो सकते हैं या स्टीरॉयड थेरेपी आप जो करते हैं उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं. इसके बाद आप डाइटरी रिकमेंडेशंस करेंगे कि डाइट विच इज़ हाई इन प्रोटीन इनटेक, जैसे कि सीरियल्स, एग्स वगैरह. हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन डाइट आपने रिकमेंड करनी है क्योंकि वो उसकी कंजप्शन ज़्यादा अच्छी होती है और नाइट्रोजन स्पेस जो है वो कम बनता है. अवॉइड सैचुरेटेड फैट्स, रिस्ट्रिक्ट सॉल्ट इनटेक बिकॉज पेशेंट ऑलरेडी एडिमेटेड स्टेट में है. डायूरेटिक्स हम नहीं देते क्योंकि इसकी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जैसे शॉक है, एक्यूट किडनी इंजरी, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. लेकिन अगर बहुत स्वेयर जनरलाइज एडीमा है और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो फिर आप डायूरेटिक्स देते हैं फिर, लेकिन उसको आपने एल्ब्यूमिन के साथ देना है कंपनसेट करने के लिए. स्पेसिफिक मैनेजमेंट क्या होती है, आप प्रेडनिसोलोन देते हैं 2 मिलीग्राम पर kg पर डे फॉर 4 to 6 वीक्स एज अ सिंगल मॉर्निंग डोज आफ्टर ब्रेकफास्ट. और अगर सिम्टम्स रिलीव हो रहे हैं, इफ़ रिमिशन इज़ अचीव्ड, तो फिर आपने डोज कम कर देनी है, 1.5 मिलीग्राम पर kg कर देंगे और अल्टरनेट डेज पे देंगे. अब अगर आप स्टीरॉयड थेरेपी कर रहे हैं, स्टीरॉयड्स दे रहे हैं और 8 वीक्स तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई सिम्टम्स रिलीव नहीं हुए, तो फिर ऐसे केस में आप इसको स्टीरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहेंगे. अब जैसे मैंने पहले बायोप्सी की बात की थी कि बायोप्सी हम कब कराएंगे, तो बायोप्सी हम तभी कराते हैं जब स्टीरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम का केस होता है, तो आप कराते हैं क्योंकि मिनिमल चेंज डिजीज़ जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, वो बहुत अच्छी रिस्पॉन्ड करती है स्टीरॉयड थेरेपी को. लेकिन अगर नहीं आ रहा रिस्पॉन्स, दैट मीन्स कि मिनिमल चेंज डिजीज़ नहीं है, कोई और कॉज है. तो फिर वो एक्चुअल और स्पेसिफिक लीजन जो भी होगा, फोकल सेगमेंटल है, मेसेंजर प्रोलिफरेटिव है, कोई और कॉज है जो भी है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने बायोप्सी करनी है. या फिर अगर परसिस्टेंट एजोटीमिया है, मतलब सब कुछ आप कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल है वो हाई है, कम नहीं हो रहा. या एटिपिकल नेफ्रोटिक सिंड्रोम है. एटिपिकल ये होता है कि अगर ये बिफोर 1 ईयर ऑफ एज या फिर आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ एज में अगर पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, और इसमें एटिपिकल में हाइपरटेंशन होती है, हीमेटूरिया होगा,
डिरेंज्ड RFTs और लोअर कॉम्प्लीमेंट लेवल्स, वो सब कुछ होगा। नॉर्मली जो टिपिकल होता है उसमें तो हाइपरटेंशन और हीमेटूरिया नहीं है, लेकिन एटिपिकल में हाइपरटेंशन भी होती है और हीमेटूरिया भी होता है, तो उसको एटिपिकल नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। इन 3 केसेस में बायोप्सी करते हैं। वैसे अब बायोप्सी नहीं करते। अगर आपके पास वो जो क्राइटेरिया 4 मैंने पहले आपको बताया, अगर वो फुलफ़िल हो रहे हैं तो आप स्टेरॉयड थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर वो स्टेरॉयड थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो फिर वो स्टेरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा, तो फिर आप बायोप्सी के लिए जाएंगे। थैंक यू।